Hi, I'm Dr. Shweta and I welcome you to Teaching Learning with Shweta. Today I'm going to talk about Gagne's theory of learning. Gagne वैसे इसकी spelling है Gagne but G is silent so it's pronounced as Gagne's theory of learning. इसमें नेट में UGC नेट में कई बार factual questions commonly आ जाते हैं. So let's understand this theory. This theory is said to be an eclectic theory. Eclectic theory का मतलब होता है eclectic approach का मैंने पहले भी बताया था. इसका मीनिंग होता है जब हम 2-3 या ज़्यादा schools of thought को एक साथ इनकॉर्पोरेट करते हैं. जैसे कि अगर आप बिहेवियरिज्म की बात करें, कॉग्निटिविज्म की बात करें, सोशलिज्म की बात करें, तो सारी चीज़ों को मिलाकर अगर आप कोई चीज़, ये तीनों चीज़ों को मिलाकर कोई चीज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी अप्रोच जो है एक्लेक्टिक है. जब आप एक से ज़्यादा फिलोसफीज को, आइडियाज़ को, स्कूल्स ऑफ थॉट्स को मिलाकर कोई चीज़ करते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं या फॉलो करते हैं, या आपकी इन जनरल थिंकिंग या वे ऑफ थिंकिंग या वे ऑफ वर्किंग, इन सारी चीज़ों का मिक्सचर, एमालगमेशन होता है, तो दैट इज कॉल्ड, देन इट इज सेड दैट यू हैव एन एक्लेक्टिक अप्रोच. सो ग्याने ऑल्सो हैड एन एक्लेक्टिक अप्रोच. तो मैं ये उस टाइम की बात कर रही हूँ जब पियाजे की कॉग्निटिविज्म भी फेमस थी और अभी भी बहुत सारे लोग बिहेवियरिज्म को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे. तो स्किनर की जहां हम बात करें, पावलोव की, थॉर्नडाइक की, वॉटसन की, ये सारे क्या हैं? बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट हैं. पियाजे की बात करें तो वो हैं कॉग्निटिविस्ट साइकोलॉजिस्ट, जो कि कहते थे कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी कॉग्निटिव स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव होती हैं विद एज. स्किनर कहते हैं कि हम रिस्पॉन्स को रीइंफोर्स करेंगे, रिवॉर्ड करेंगे तो वो सीखेगा. थॉर्नडाइक कहते हैं कि गलती से, ट्रायल एंड एरर से स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शंस बन जाते हैं. पावलोव कहते हैं कि हम स्टिमुलस को किसी अच्छी चीज़ से या किसी प्लेजरेबल चीज़ से अगर कनेक्ट कर दें तो लर्निंग हो जाती है. एसोसिएशन की बात की है. तो इस तरह से लर्निंग को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बताया गया है. ज्ञानी ने कंबाइन की हैं ये कुछ अप्रोचेस. अगर हम वाइगॉट्स्की की बात करें तो उन्होंने सोशल लाइफ की इंपॉर्टेंस की बात की है कि इंस्ट्रक्टर होना चाहिए कोई, मोर नॉलेजेबल अदर होना चाहिए कोई. तो अगर हम ज्ञानेस थ्योरी को ध्यान से, जब इस लेक्चर के बाद अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि इस थ्योरी में सारे एलिमेंट्स, सोशल, कॉग्निटिव, बिहेवियरिज्म, ये सब कुछ कुछ अप्लाई हो रहे हैं. इसीलिए हम कहते हैं कि ज्ञानेस थ्योरी इज एन एक्लेक्टिक थ्योरी. तो ये बात आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस थ्योरी इज, मैंने ऊपर ही लिखा हुआ है एच और ई. तो बहुत सारी थ्योरीज में अब तक हमने देखा हुआ है कि नेचर नर्चर दोनों की बात हो रही है. तो ज्ञानी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था कंडीशंस ऑफ लर्निंग. तो उस कंडीशंस ऑफ लर्निंग में उन्होंने ये बताया था कि 2 टाइप की कंडीशंस इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर द लर्नर. देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कंडीशंस दैट ही हैड मेंशन्ड इन हिज बुक, वेरी फेमस बुक, कंडीशंस फॉर लर्निंग. अगेन एन important question for your UGC NET exam. What was the name of his book? His book was Conditions of Learning, in which he had mentioned that there are 2 kinds of conditions necessary for learning to take place for a learner. Number 1 is the learner himself or herself. उसका खुद का नेचर, उसकी कितनी प्रीवियस नॉलेज है, उसका क्या एटीट्यूड है, उसका क्या इंटेलेक्चुअल लेवल है, उसके क्या इंटरेस्ट्स हैं, क्या एप्टीट्यूड्स हैं, ये द नेचर और द लर्नर हिमसेल्फ और हरसेल्फ. एंड द अदर इज द एनवायरनमेंट. टीचर कैसा है, पढ़ा कैसे रहे हैं, मोटिवेशन कितना मिल रहा है, रीइंफोर्समेंट्स कैसे मिल रहे हैं, क्यूज कैसे मिल रहे हैं, सिग्नल्स कैसे मिल रहे हैं, क्या इन्वायरमेंट है. तो ये हो गया इन्वायरमेंट विच ऑल्सो डिसाइड्स द लर्निंग. सो दीज 2 मेन कंडीशंस ऑफ लर्निंग आर द लर्नर हिमसेल्फ और हरसेल्फ एंड द इन्वायरमेंट इन विच द लर्नर इज प्लेस्ड. तो ये आपको याद रखना है. पहली चीज एक्लेक्टिक अप्रोच है. सेकेंड, इनकी जो किताब है कंडीशंस ऑफ लर्निंग, उसमें ये 2 चीजें उन्होंने बताई हुई हैं. चलिए अब हम आ जाते हैं इनकी थ्योरी पे. तो सबसे पहले ये गाने कहते हैं कि जब लर्निंग हो रही है तो लर्निंग में उसने क्या क्या सीखा, जो कंपोनेंट्स हैं, द कंपोनेंट्स दैट आर अ पार्ट ऑफ लर्निंग, इफ वी ऑब्जर्व दोज कंपोनेंट्स एंड ट्राई टू मेजर देम और ट्राई टू सी देम, देन वी कैन अंडरस्टैंड बाय लुकिंग एट दोज आउटकम्स ऑफ लर्निंग दैट हाउ मच लर्निंग हैज टेकन प्लेस. सो आउटकम्स ऑफ लर्निंग आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वॉच्ड, टू बी ऑब्जर्व्ड. So what are those components of learning that we assume that the learner acquires? Learning में क्या क्या सीखते हैं, क्या components हैं? So according to Gagne, these are the things that learner learns. The first thing is verbal.
वर्बल इंफॉर्मेशन में क्या क्या आता है? ज्ञानी सेज दैट हम बहुत सारे वर्ड्स, सिंबल्स, लैंग्वेज, साइंस, ये सारे सेंटेंसेस, फ्रेजेस, ये सारा होता है जो कि हम बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं. ऑल दैट वी राइट, स्पीक or listen to, all that comes under verbal information. So that is one component that the learner learns or is a part of learning. The next component is intellectual skills, something that the brain has to do with. So what the learner learns, the next, the language के बाद the learner learns intellectual skills. Intellectual skills में Gyane has said there are three things. Number one, the learner learns to discriminate. रेड और ब्लैक दो डिफरेंट कलर्स हैं, बच्चों को समझ में आता है गुड और बैड. तो डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन टू थिंग्स और कॉन्सेप्ट्स, दैट इज अ पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल स्किल्स. द सेकेंड इंटेलेक्चुअल स्किल दैट द लर्नर्स लर्न आर कॉन्सेप्ट्स. Okay, the concept of a glass, concept of a metal, concept of a non-metal, तो concept of a flower, concept of plants, animals, phylum, all these concepts are also part of intellectual skills. Concept का मतलब क्या होता है? जब एक group of objects के similar features या characteristics होते हैं तो उनको हम एक group में रखते हैं. तो जैसे कि अगर आपने बहुत सारे फ्लावर्स देखे, वो समर्स के फ्लावर्स हैं, तो उनको हमने एक कैटेगरी में रखा, उनका एक कॉन्सेप्ट बनाया. तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि बिहेवियरिस्ट जो हैं वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात करते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया. तो एक क्लास या कैटेगरी में जब हम रखते हैं तो वो एक इंटेलेक्चुअल स्किल है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की. तो इंटेलेक्चुअल स्किल में दो चीजें जो अभी तक आई, डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन कॉन्सेप्ट्स, सेकेंड कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, एंड थर्ड इज रूल. जब हम कॉन्सेप्ट्स में से रूल्स निकालते हैं, जैसे कि कुछ जो सब्सटेंसेस हैं वो मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं. तो मेटल्स जो हैं वो एक मेटल्स और नॉन मेटल्स का ये कॉन्सेप्ट हो गया. बट मेटल्स की ये प्रॉपर्टीज हैं, ये ऐसे रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल्स की ये प्रॉपर्टीज हैं, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल्स या हम कह सकते हैं कि रूल्स. तो फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं. राइट एंगल ट्राइंगल इज अ कॉन्सेप्ट. हम उसको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं फ्रॉम एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. और रूल क्या है कि द सम ऑफ जो हाइपोथेसिस का स्क्वायर है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, ये वाला जो पाइथागोरस थ्योरम है, ये हो गया एक रूल या प्रिंसिपल. तो इस तरह से इंटेलेक्चुअल स्किल्स भी लर्नर्स सीखते हैं. अभी हम क्या बात करें, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपोनेंट्स दैट Gyane said learners learn. So number one, language. Number two, intellectual skills. Number three, cognitive strategies. We also learn to learn. How do we infer? How do we distinguish? How do we recall? How do we recognize? जैसे जैसे learners बड़े होते हैं, as the learners grow, they also learn certain strategies to solve problems or to understand things. Like they learn to infer, drawing inference, drawing generalizations, okay, recalling something, memorizing something. तो जो strategies हम दिमाग की बहुत सारे काम करने के लिए सीखते हैं, वो भी learning का पार्ट है, वो भी एक चीज है जो हम सीखते हैं. Next is motor skills. Motor skills, as I have already discussed in my previous videos, motor word जहाँ भी आता है मतलब we are using our muscles. So learners also learn how to use their muscles to play sports, to carry out a lot of functions, carry out a lot of activities, a lot of you can say operations. तो वो सारे अपने हाथ पैरों को इस्तेमाल करके जो चीजें, जो एक्टिविटीज की जाती हैं, उसके लिए मोटर स्किल्स डेवलपमेंट. एंड द लास्ट इज एटीट्यूड. लर्नर्स आर ऑल्सो लर्निंग अ लॉट ऑफ एटीट्यूड्स. ओके, पॉजिटिव एटीट्यूड्स हम उनको सिखा रहे हैं फॉर द कंट्री, फॉर ऑपोजिट जेंडर्स, फॉर एल्डर्स. तो ये सारे एटीट्यूड्स आर ऑल्सो लर्न्ड और टॉट. So these main 1, 2, 3, 4, 5 types of things or components are the parts of learning which Gyane said. अब आप इनमें एक चीज देखोगे कि सारी चीजें एक साथ नहीं आती हैं बच्चों को. बच्चे हमेशा जो है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में मूव करते हैं, एंड दैट इज व्हाट इज एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ Gyane's थ्योरी. शुरू में ही उनको कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज नहीं आ जाएंगी, शुरू में ही उनको इंटेलेक्चुअल स्किल्स नहीं आ जाएंगी. देयर इज एन ऑर्डर इन विच द लर्नर्स लर्न, एंड दैट इज व्हाई आई हैव फॉर्म्ड अ हायरार्की. सो Gyane says that learning happens hierarchically. It does not happen at once. All these things are not learned together. There is the way of learning. This pyramid represents the way of learning that Gyane had elaborated for us.
So he said that all these things are learned in a manner and that manner is hierarchical. मतलब simple to complex, ये नीचे से ऊपर के वे में लर्न किया जाता है. जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत बिहेवियरिस्ट वे में लर्न करते हैं. जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं फिर वो मुश्किल चीजें लर्न करने लगते हैं, वो इंटेलेक्चुअल स्किल्स और स्ट्रैटेजीज लर्न करने लगते हैं और कॉग्निशन उनका ज्यादा, मतलब दिमाग का रोल बढ़ जाता है. मतलब शुरू में वो बिहेवियरिस्ट होते हैं, बिहेवियरिस्ट वे में लर्न करते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं फिर कॉग्निशन उनका स्ट्रांग होता जाता है. अब इससे पहले की जो थ्योरीज थी उनमें हमने पढ़ा था कि लर्निंग चाहे बड़ा हो कोई छोटा हो वो सिंपली स्टिमुलस रिस्पॉन्स से हो रहा है. बिहेवियरल थ्योरी में हमने ये पढ़ा था. कॉग्निटिव थ्योरी में हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसका कॉग्निशन इंप्रूव होगा. लेकिन ज्ञाने कह रहा है दोनों चीजें हो रही हैं, बट एक पहले हो रही है और दूसरी बाद में हो रही है. बिहेवियरिज्म कम्स फर्स्ट एंड कॉग्निटिविज्म कम्स लेटर. सो कॉग्निटिविज्म हैज बीन प्लेस्ड एट द टॉप. सो लेट्स अंडरस्टैंड. सबसे पहले नीचे है सिग्नल लर्निंग. मतलब कि हमने कोई सिग्नल दिखाया, कोई स्टिमुलस दिखाया और जो सीखी हुई रिस्पॉन्स है, कंडीशनड रिस्पॉन्स है, वो अपने आप आ गई. Now before I go into the details of Gagné's theory, I must tell you कि इसको समझने के लिए जो हमारी previous theories of learning है, जो मैंने playlist बनाई है learning theories की, उसको आपको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा. नहीं तो ये थ्योरी समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. बिकॉज यहाँ पे मैं जो वर्ड्स यूज करूँगी, जो गैने ने वर्ड्स यूज किए हैं, वो सारे पहले के हमारे डिस्कस किए हुए कॉन्सेप्ट्स हैं. So I will not be repeating all these concepts. So you will have to remember the previous concepts of Skinner, Thorndike, Pavlov and chaining और shaping. ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए if you want to understand this theory. So all these terms we have studied about these terms in our previous video lectures. So the first is signal learning. So what Gagné is saying, let me just revise in a minute, that all these things that we discuss, ये जितनी भी चीजें learn करते हैं हम लर्नर्स, उनका तरीका लर्न करने का यही है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. तो सबसे पहले जो छोटे बच्चे होते हैं वो सिग्नल्स लर्न करते हैं. मतलब उनकी जो लर्निंग होती है वो थोड़ी बहुत जो होती है वो, अगर आपको याद हो पैवलोव का जो एक्सपेरिमेंट था, बेल बजाया और लार आ गई, मतलब सैलिवेशन हुआ. तो क्या कंडीशनिंग कर दी थी हमने डॉग की कि बेल बजाएंगे तो सैलिवेशन होगा. तो कोई भी स्टिमुलस आएगा तो जैसे टीचर क्लास में घुसी, सारे बच्चे खड़े होके गुड मॉर्निंग मैम बोलते हैं, तो दिस इज सिग्नल लर्निंग. या टीचर ने ऐसे हाथ किया एंड सब चुप हो गए. तो बचपन में जो छोटे बच्चे हैं वो सिग्नल लर्निंग से सीखते हैं. वी गेट दिस टर्म सिग्नल लर्निंग फ्रॉम Pavlov's classical conditioning. As they grow older, then more complex SR bonds. जैसे कि आपने थॉर्नडाइक की थ्योरी में देखा था कि कैट ने बहुत सारे रिस्पॉन्सेस किए थे जब वो केज में बंद थी, और एक रिस्पॉन्स उसका करेक्ट हो गया और केज खुल गया और वो केज को खोलना सीख जाती है. इस तरह से केज को, उस लीवर को प्रेस करना और खाना मिलना उसका कनेक्ट हो गया और लर्निंग हो गई. तो इस तरह के बहुत सारे, थॉर्नडाइक की जो ट्रायल एंड एरर वाली थ्योरी थी, उस तरह से बहुत सारे SR बॉन्ड्स बनना बच्चे अब शुरू कर देते हैं. कि बच्चे ने आसपास देखा, उसको कैंटीन मिल गई बाय चांस और उसने सीख लिया कि कैंटीन में जाके मैं खाना खा सकता हूँ. तो उसने गलती से देख लिया और उसके बाद सीख लिया. तो इस तरह के बहुत सारे SR बॉन्ड्स जो हैं, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बॉन्ड्स बनते चले जाते हैं. शुरू में सिग्नल लर्निंग, देन प्रॉपर SR बॉन्ड्स स्टार्ट फॉर्मिंग. As the child moves, towards more complex kind of learning, ये सारे बिहेवियरिस्ट थ्योरीज में आए हैं. तो अभी बिहेवियरिज्म ही चल रहा है. फिर चेनिंग अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि हम जब डिफरेंट स्टेप्स पर रिवॉर्ड देते रहते हैं तो हम किसी भी लर्नर का बिहेवियर शेप करते हैं. मतलब मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर मुझे डॉग को सर्कल में घुमाना सिखाना है तो हर सर्कल के हर स्टेप पर मुझे उसको खाना देना होगा ताकि वो कहीं और नहीं मुड़ के सर्कल में मुड़े. तो इस तरह से मैंने चेन बना दी. मतलब हर एक स्टेप पर डॉग को उम्मीद होगी कि अब मुझे खाना यहाँ मुड़ने पर दोबारा मिलेगा, तो उसकी चेनिंग हो गई. सो वी हैव chained the stimulus response connections in a manner that the dog keeps doing the right response, because the dog knows that if it goes forward instead of turning, it will not get food. So at every step we have put rewards. So we are kind of chaining. तो बहुत सारी स्टेप पर जब हम rewards रखते हैं तो बहुत सारे stimulus response bonds बनते हैं. So that and those stimulus response bonds are interrelated. पर्पस क्या है? एक जगह से दूसरे फाइनल गोल तक पहुंचाने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट
से अगर स्टार्टिंग पॉइंट ये है और गोल घुमाकर एंड पॉइंट ये है, तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर हमने रिवॉर्ड्स रखे हैं ताकि डिफरेंट डिफरेंट एसआर बॉन्ड्स बन पाए। ये चेनिंग मैं पूरे डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ। यू कैन गो टू दैट वीडियो ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड अंडरस्टैंड व्हाट चेनिंग इज, एंड इट हेल्प्स इन शेपिंग और ब्रिंगिंग आउट द डिजायर्ड बिहेवियर ऑफ द लर्नर। सो चेनिंग के थ्रू हम, मतलब जब बच्चे बड़े होते हैं तो दे आर केपेबल ऑफ चेनिंग द सीक्वेंसेस, सो फॉर्मिंग मल्टीपल SR bonds which is done deliberately by teachers or by the environment to shape their behavior. तो आपने ये तीनों चीजें तो पहले पढ़ी हैं जब हमने बिहेवियरल थ्योरीज डिस्कस की थी। उसके बाद आता है वर्बल एसोसिएशन। नाउ इट स्टार्ट्स अक्वायरिंग सम कॉम्प्लेक्सिटी। तो वर्बल यहां तक तो प्योर बिहेवियरिस्ट है, ये भी बिहेवियरिस्ट है, लेकिन इट स्टार्ट्स एंटरिंग द कॉग्निटिव वर्ल्ड। अब दिमाग का रोल आने लगा है जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ये सारी चीजें जो मैंने बताई थी, जो हम लर्न करते हैं, उनको लर्न करने का तरीका बता रहे हैं। यानी शुरू में बिहेवियरिस्ट तरीके से लर्न करते हैं, बाद में कॉग्निटिव होता जाता है। So at verbal association, now what is verbal association? The kids, they start doing verbal association. मतलब there are ideas in the mind of a learner. बहुत सारे आइडियाज हैं। जब उन आइडियाज को हम बोल के एक्सप्रेस कर रहे हैं या किसी लिखे हुए आइडिया को या सुने हुए आइडिया को हम ग्रास्प कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं। मेरे दिमाग में एक इमेज बनी हुई है मार्कर की, तो मैं गई एक रूम में और मैंने ढूंढा और मुझे मार्कर दिख गया। वो इमेज जो मेरी मार्कर की बनी है और जो मार्कर रखा था वो मैच हो गया, वो एसोसिएट हो गया और मैंने मार्कर उठा लिया। So this is how we form verbal associations. All those ideas that we have on our mind, we associate them with, or we bring out those ideas into reality, or the ideas or the objects that are there, the things that we read or see in the real life, we understand them. कोई चीज लिखी है तो उसको हमने पढ़ना सीख लिया या हमने अंडरस्टैंड कर लिया। सो वी मेक वर्बल एसोसिएशंस। तो जो लैंग्वेज है, जो साइंस है, जो सिंबल्स हैं, उनको हमने एसोसिएट करना सीखा। सो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। द नेक्स्ट इज मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन। मतलब वी आर एबल टू डिस्क्रिमिनेट वेरियस concepts. So that also requires a lot of understanding. The child learns to discriminate between various colors, various shapes, various properties. So that is multiple discrimination and that is somewhat cognitive in nature. अब दिमाग और cognition का रोल आ जाता है। Next is principles. तो मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन में डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो मैंने यहाँ पे बताए थे वो सीखने शुरू करते हैं, और प्रिंसिपल्स मतलब जनरल रूल्स जानना शुरू करते हैं। और हायर लेवल पे जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक ट्राइंगल है, डिफरेंट टाइप के ट्राइंगल्स क्या है, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन एक राइट एंगल ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी होगी कि उसका एक एंगल 90 डिग्री होगा। ये क्या हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो गया, वो एक प्रिंसिपल हो गया राइट एंगल ट्राइंगल का। तो प्रिंसिपल मतलब वेरियस रूल्स, जनरलाइजेशंस। लेकिन उसके पहले क्या आना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स में फर्क करना, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन। एंड एट द टॉप इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो सारे कॉन्सेप्ट्स जो सीखे हैं, डिस्क्रिमिनेट करना, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स सीखे हैं, उनसे एसोसिएटेड रूल्स सीखे हैं, उनको अप्लाई करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। राइट एंगल ट्राइंगल का हमें कॉन्सेप्ट आ गया, हम उसे आइसोसेलेस और स्केलिंग ट्राइंगल से डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। अब हमें राइट एंगल ट्राइंगल और सारे ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज भी आ गई। अब हम उन प्रॉपर्टीज को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं कि एक कमरे में अगर एक साइड इतनी है तो दूसरी साइड कितनी होगी, तीसरी साइड कितनी होगी। इस तरह से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस सीक्वेंस में ही लर्निंग होती है। तो जो पहले के 4 हैं, जो सिग्नल लर्निंग है, जिसमें मैंने आपको बताया कि सिर्फ सिंगल पावलोव की जो कंडीशनिंग होती है, सिग्नल आया, स्टिमुलस आया और कंडीशन रिस्पॉन्स आ गई। फिर एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स जो कि थॉर्नडाइक की थ्योरी है, वो चेनिंग जो कि ऑपरेंट कंडीशनिंग से हो रही है, वर्बल एसोसिएशन जो कि जो भी लिखा हुआ है उसको हम एसोसिएट कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी हमारे दिमाग में है उसको हम, जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको हम राइट डाउन कर रहे हैं या उसको हम स्पीक आउट कर रहे हैं, या फिर जो कॉन्सेप्ट्स हम देख रहे हैं उनको हम ग्रास्प कर रहे हैं। दैट वर्बल एसोसिएशन, यहाँ तक पूरा बिहेवियरिस्ट है। उसके बाद यहाँ वर्बल एसोसिएशन से ही हम कहते हैं ये जो है ये थोड़ा सा कॉग्निटिव इन नेचर ही है, बट इसको ज्ञाने ने बिहेवियरिस्ट में रखा था। एज वी मूव अपवर्ड्स दिस गोज ऑन बिकमिंग, लर्निंग बिकम्स मोर कॉग्निटिव इन नेचर। सो multiple discrimination, that is distinguishing between various concepts and understanding the rules, the principles of various
concepts that we have discriminated and applying those principles and concepts for solving a problem. These are completely cognitive in nature. So these three parts are completely cognitive in nature. So this is how learning is taking place in a hierarchical manner according to Gagne. It is never happening. These all things are not learned all together. They always follow a hierarchy, simple to complex. So Gagne, अगर अब यहाँ पे मैंने आपको behaviorist बताया, cognitivist बताया, लेकिन कहीं ना कहीं social element भी यहाँ पे involved है. वो लोगों ने पॉइंट किया, क्या बताया, जब हम चेनिंग कर रहे हैं, जब हम सिग्नल लर्निंग कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं तो टीचर का रोल की बात, हम टीचर के रोल की बात तो कर ही रहे हैं, बिकॉज देयर इज समबडी हु विल शो द स्टिमुलस, देयर इज समबडी हु विल एनकरेज चेनिंग, देयर इज समबडी हु विल रीइंफोर्स द स्टिमुलस. कोई तो होगा रिवॉर्ड देने के लिए. तो इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा सा सोशल एलिमेंट भी दिख रहा है. तो इसलिए इसको एक्लेक्टिक अप्रोच कहते हैं. Gagne मेजरली डिवाइडेड हिज लर्निंग स्टाइल्स इनटू behaviorist and cognitive in nature, but there is also a social element hidden in this. So this is how he describes learning takes place. Now a very important implication of this theory is how instruction should be given. कैसे पढ़ाना चाहिए इन concepts को. अब हमें पता है कि क्या क्या चीज़ें learner learn करते हैं, हमें ये भी पता है कि किस तरह से learn करते हैं, पहले क्या learn करते हैं, फिर क्या learn करते हैं. तो अब इस चीज़ को क्लासरूम में कैसे अप्लाई करें? हाउ डू वी अप्लाई दिस नॉलेज इन क्लासरूम? व्हाट डिड Gagne से टू इम्प्रूव इन इंस्ट्रक्शन देयर? नाउ वी नो दैट लर्नर्स लर्न इन अ सीक्वेंस, so teaching should also be done in that sequence. Teaching should also follow an order. So what is that order? What are those instructional strategies that Gagne gave? He gave 9 steps to instruction, and that's very important. सबसे ज़्यादा मुझे लगता है अगर यूजीसी नेट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक की हमारी बातचीत काम आ रही है, ये और ये फैक्चुअल है, लेकिन एज अ टीचर, एज एन इंस्ट्रक्टर, जो अब मैं बताने जा रही हूँ वो ज़्यादा यूजफुल है. तो इसको हम करते भी हैं. अ लॉट ऑफ अस एज टीचर्स, इवन विदाउट नोइंग द Gagne's थ्योरी, वी अप्लाई ऑल दीज थिंग्स. हम क्लास में जाते हैं तो कुछ स्टेप्स तो हम भी फॉलो करते ही हैं कि पहले हम ज़्यादा ही पढ़ाना नहीं शुरू कर देते हैं. वी फॉलो सर्टन स्टेप्स. सो दैट हैज बीन वेरी ब्यूटिफुली गिवन बाय Gagne. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर हिज इंस्ट्रक्शनल स्टेप्स. लेट मी जस्ट रब आउट दीज थिंग्स just to make it a little clear. So the first is reception, gaining attention. सबसे पहले तो आप जो क्लास में जाएंगे तो बच्चों का ध्यान अपनी तरफ करेंगे. सो द मोमेंट यू एंटर, दैट कैन बी इन वेरियस वेज. आप जाके बच्चों को हाई हेलो करते हैं या अनाउंस करते हैं या एकदम से हाथ उठाते हैं. दैट इज योर वे, बट यू हैव टू गेन देयर अटेंशन. यू हैव टू मेक देम रिसेप्टिव. यू हैव टू प्रिपेयर देम फॉर लर्निंग. सो द फर्स्ट स्टेप इज reception. You can just give an example. Hi, how are you? ऐसे ही मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आपने अटेंशन गेन करने का काम किया. सेकेंड है कि जब आप पढ़ाना शुरू कर रहे हो तो बच्चों को थोड़ा सा बताओ, लर्नर्स को बताओ कि आप पढ़ाओगे क्या इस क्लास में. व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज क्लास. सो जस्ट टेलिंग देम a little bit about what you are going to explain in the class helps them being more informed. So inform the learners that today I am going to talk, today we will learn this. So this is meeting the expectation of the students, telling them what to expect in this class. The next is retrieval. Now whenever you start a topic, यू जस्ट डोंट स्टार्ट इट ऑल ऑफ अ सडन. आप एकदम से नहीं शुरू हो जाते हो. आपने पिछले क्लास में क्या कराया या उस चीज़ से रिलेटेड हो सकता है बच्चों को थोड़ा बहुत कुछ पता हो, उन्होंने घर में देखा हो. अगर आप उनको न्यूट्रिशन पढ़ा रहे हैं तो घर में क्या क्या उनको न्यूट्रिशन के बारे में लगता है, कौन सी चीज़ मम्मी देती है क्योंकि हेल्दी है, कौन सी चीज़ मम्मी मना करती है. आप इस तरह की बातें करोगे ताकि वो उनकी प्रीवियस नॉलेज को आप भी समझ पाओगे और उनको भी आप रेडी कर पाओगे, ताकि वो भी अपनी प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करके इस करंट सेशन के लिए, करंट लेक्चर के लिए जो आप देने वाले हो, प्रिपेयर हो जाएंगे. जैसे कि मैंने शुरू में ही जब ये लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको पियाजे के बारे में बताया, थोड़ा सा मैंने वाइगॉट्स्की भी बता दिया, फिर मैंने स्किनर बताया. तो आई वाज ट्राइंग टू कनेक्ट विद योर प्रीवियस नॉलेज. So that is retrieval, so that they can retrieve from their previous knowledge and that can give you an idea also about how much they know. Then selective perception, that is now you begin to teach.
So now you are presenting whatever, अगर पीपीटी है, लेक्चर है, पढ़ा रहे हो, कोई स्टिमुलस जो भी आपको देना है वो आपको उनके परसेप्शन के सामने रखना है ताकि वो उसे परसीव करें। तो पहले आपने क्या किया, उनका अटेंशन लिया, उनका ध्यान आपने आकर्षित किया, फिर आपने उनको बताया हम क्या पढ़ेंगे, फिर थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट किया, उनसे बातें की कि उनको पता लग गया, उन्होंने प्रीवियस नॉलेज आपके सामने प्रेजेंट की, फिर आपने अपना सब्जेक्ट या कंटेंट उनको दिया। यू प्रेजेंटेड द कंटेंट इन विच एवर मैनर यू वांटेड टू, आइदर बाय गिविंग देम, आइदर बाय स्पीकिंग, by giving a lecture, or by showing a PPT, or by giving them a book, whatever is your way, you teach them. And after that you explain, you give examples, you guide them, you give them suggestions, ऐसे इसको ऐसे कर लो, वैसे कर लो, इसके ये applications है। So all that, the next is explaining or helping them understand. उनको और तरीके से आप उसको अलग अलग तरीके से बता रहे हो, आप उसमें और एडिशनल एग्जाम्पल्स दे रहे हो ताकि उनकी जो आपने यहाँ पे पढ़ाया है वो और अच्छे से उनको समझ में आ जाए। तो ये टीचर का काम है। फिर आप उनको कोई ना कोई काम करने देते हो, या कोई फिल इन द ब्लैंक्स दोगे, या कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दोगे, या ओरली कोई आप क्वेश्चन पूछोगे उनसे, कोई एक्टिविटी दे दोगे ताकि वो रिस्पॉन्ड करें जो भी आपने यहाँ तक पढ़ाया है। इन 2 स्टेप्स में जो आपने पढ़ाया और समझाया है, जो गाइड किया है और जो पढ़ाया है, वो आप उनको कुछ ना कुछ तरीके से आप उनको परफॉर्म करने दोगे कि ताकि आपको पता लगे कि उन्होंने कितना समझा है। सो यू विल एक्चुअली लेट देम रिस्पॉन्ड। एलिसिट परफॉर्मेंस मतलब आप उनको जो भी आपने अभी तक पढ़ाया है उसको यूज करके कुछ ना कुछ करने के लिए दोगे। उसके बाद आप उनको फीडबैक भी दोगे, आप बताओगे कि आपने कैसा परफॉर्म किया है। आप उनको फीडबैक वर्बली दे सकते हो, वेरी गुड, गुड, या फिर आप उनको रिटन में दे सकते हो। सो यू आर ट्राइंग टू गिव देम रीइंफोर्समेंट। यू आर ट्राइंग टू रीइंफोर्समेंट, मैंने बताया था 2 तरह का होता है। पॉजिटिव, जब आप अच्छा प्लेजरेबल कुछ रिस्पॉन्स देते हो, रिवॉर्ड देते हो। जब आप नहीं देते हो तो दैट इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो पनिशमेंट नहीं देना है, पॉजिटिव या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देना है। और उसके बाद इससे क्या फायदा होगा, आपने उनकी परफॉर्मेंस, आपने यहाँ पे पढ़ाया, अंडरस्टैंडिंग में हेल्प की, उनको कुछ एक्टिविटी करने दी, उनको रिस्पॉन्ड किया कि आपका कैसा था, और उनको इवैल्यूएट भी कर लिया। उनकी रिस्पॉन्स के बेसिस पे आपने उनको चेक कर लिया कि कितना उनको समझ में आया है। वट एवर यू हैव टॉट इन द क्लास, हाउ मच हैव दे अंडरस्टूड। यू विल डू एन असेसमेंट। दैट असेसमेंट कैन बी implicit or explicit. That is, it can be shown to everyone, or you may be just internally assessing them just to check for yourself how effective is your teaching. So that is the assessment. You will check how well they have done, and then in the last you will tell them how to apply. So next day, जैसे आप न्यूट्रिशन पढ़ा रहे हो तो आपने पहले क्या किया, पढ़ाए, चीजें पढ़ा दी, थोड़ा सा गाइड कर दिया, उनको एक एक्टिविटी दे दी, सिलेक्ट द हेल्दी थिंग्स एंड द अनहेल्दी थिंग्स। फिर उनको आपने फीडबैक दे दी, कितनों का सही है, कितनों का गलत है, आपने चेक कर लिया कि क्या जनरल अंडरस्टैंडिंग है। फिर आपने उनको जनरलाइज करने दे दिया कि घर में, जनरलाइज आप कैसे भी करने दे सकते हो। आप बोलोगे कि घर में जाओ, या ट्रांसफर, जनरलाइजेशन या अप्लाई, आप इसको अप्लाई करना सिखा रहे हो आप, कि घर में जाओ और लेकर आओ नेक्स्ट डे कुछ हेल्दी आइटम्स और कुछ अनहेल्दी आइटम्स बताओ जो कि आपके घर में हैं। गो होम एंड टेल योर मॉम टू लिस्ट आउट द हेल्दी एंड अनहेल्दी आइटम्स, और ब्रिंग अ डिश विच हैज 2 or 3 हेल्दी न्यूट्रिएंट्स इन इट। तो इस तरह से आप कुछ उनको ट्रांसफर कर सकते हो, या आपको कोई नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाना है उसके लिए भी आप उनको प्रिपेयर कर सकते हो, उसका एग्जाम्पल दे सकते हो। So these are the 9 steps that the teacher must follow to make the instruction interesting and effective according to Gyani. So I'm just recapitulating again. Number 1 is gaining attention. Hi there, how are you? इस तरह से expecting, telling them, informing them what they should expect from your lecture, what objectives would be fulfilled. Then एक्सेसिंग देयर प्रीवियस नॉलेज, पहले का रिवाइज करना, थोड़े से कॉन्सेप्ट्स पहले के बताना। आप जानने की कोशिश करोगे कि उनको जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं क्या उसके बारे में पहले से थोड़ा आइडिया है, कोई इन्फॉर्मेशन है। फिर आप उनको पढ़ाओगे, यू विल प्रेजेंट द स्टिमुलस और उनकी परसेप्शन को डायरेक्टली। परसेप्शन क्या होता है, कोई भी स्टिमुलस आता है उसको हम देखते हैं, समझते हैं, तो वो परसेप्शन होता है। तो आप सिलेक्टिवली उनको कुछ दिखा रहे हो, पढ़ा रहे हो, बता रहे हो। जैसे कि मैं इस समय आपको पढ़ा रही हूँ तो आप मेरी बात को समझ रहे हो, परसीव कर रहे हो। सो आप सिलेक्टिव परसेप्शन कराओगे उनसे। फिर सिमेंटिक इनकोडिंग, मतलब उसका मीनिंग समझाने के लिए आप उनको
सिमेंटिक मतलब मीनिंग, इनकोडिंग मतलब दिमाग में रजिस्टर होना। तो आप एक्सप्लेन करोगे, गाइड करोगे, एग्जाम्पल्स दोगे। तो इस तरह से आप जो भी आप बता रहे हो, जो भी आपने प्रेजेंट किया है, अगर मैंने पीपीटी चला दी खाली और कुछ बताया नहीं, तो मैंने सिलेक्टिव परसेप्शन तो कर दिया, बट वो कितना समझ में आया उसके लिए मुझे उनको एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे, समझाना पड़ेगा, थोड़ा सा एलैबोरेट करना पड़ेगा, हिंदी में समझाना पड़ेगा, 2 लैंग्वेजेस हो सकता है यूज करनी पड़े, 3 लैंग्वेजेस। सो दैट इज सिमेंटिक इनकोडिंग टू एनकरेज अंडरस्टैंडिंग, एंड देन आई विल मेक देम डू सम टास्क on the same topic and then give them feedback, and also at the same time try to gain an understanding or assess retrieval की कितना इन्होंने सीखा है मुझसे इस लेक्चर से। वो टीचर के लिए यूजफुल होती है वो इन्फॉर्मेशन, एंड देन गिव देम सम काइंड ऑफ एक्टिविटी और गिव देम द टास्क ऑफ अप्लाइंग इट इन सम अदर सब्जेक्ट और इन सम अदर एरिया। सो दीज आर द 9 इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज दैट गैने गिव। सो गैने की थ्योरी जो है वो क्या मेनली बात करती है, अगर हम जल्दी से 1 मिनट में रिवाइज करें, एक तो इसकी एक्लेक्टिक अप्रोच है, फिर उन्होंने बताया कि क्या क्या चीज़ें हम लर्न करते हैं, फिर उन्होंने बताया कि लर्निंग एक हायरार्की में होती है, बिहेवियरिस्ट से शुरू होकर कॉग्निटिव जाती है, और थोड़े से सोशल एलिमेंट्स भी हैं जो उन्होंने इलैबोरेटली नहीं बताया बट हम परसीव करते हैं। सो इट्स एन एक्लेक्टिक थ्योरी। फिर उन्होंने बताया कि 2 टाइप की कंडीशंस होती हैं लर्निंग में। उनकी बुक थी कंडीशन ऑफ लर्निंग, जिसमें उन्होंने इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशंस, इंटरनल जो लर्नर खुद है, उसके एटीट्यूड्स, उसका इंटरेस्ट, उसके कॉग्निटिव लेवल्स और उसकी इंटेलिजेंस और ये सारी चीज़ें, और एक्सटर्नल जो कि इन्वायरमेंट जो टीचर देगा, मोटिवेशन, पढ़ाने का तरीका, तो वो सारा जो है वो यहाँ डिस्कस किया है उन्होंने। तो 9 तरीकों से उन्होंने 9 स्टेप्स में उन्होंने बताया है कि कैसे हमें लर्निंग को कराना चाहिए, क्योंकि लर्निंग जो है वो खुद सीक्वेंशियल है, वो खुद हायरार्किकल है, तो हमें भी टीचिंग में भी हायरार्की फॉर्म करनी चाहिए। तो ये थ्योरी जो है एक्लेक्टिक होने की वजह से बहुत फेमस भी हुई थी और अभी भी बहुत एप्लीकेबल है। इसमें कॉग्निशन का भी ध्यान रखा गया है, बिहेवियरिज्म की भी बात की गई है, सोशल की भी बात की है, एनवायरनमेंट की भी बात की है, नेचर और नर्चर दोनों की बात की है। सो दैट इज अ मेरिट ऑफ दिस थ्योरी। But then there are a lot of problems also with this theory, that this theory was unable to explain why we are actually moving from behaviorism to cognitivism। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है इस थ्योरी में, थोड़ी फैक्चुअल ज़्यादा है और अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी उन्होंने कम प्रेजेंट की थी। फिर उन्होंने जो चीज़ें बताई थी कि हम जो जो सीखते हैं, वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल, कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज, मोटर स्किल्स एंड एटीट्यूड्स, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जिसकी बात उन्होंने नहीं करी है। तो दिस थ्योरी a lot of people say that is very narrow in nature and does not cover a lot of topics and also does not give an adequate explanation about a lot of things। तो ये इसकी थोड़े से डीमेरिट्स हैं। बाकी ये थ्योरी एज अ टीचर हम अप्लाई कर सकते हैं इन आवर क्लासरूम्स। इस थ्योरी को समझने के लिए, याद रखने के लिए, आई एम अगेन रिमाइंडिंग दैट यू कैन गो टू माई प्ले लिस्ट वेयर आई हैव फॉर्म्ड अ कलेक्शन ऑफ लेक्चर्स ऑन लर्निंग थ्योरीज। तो उसको सीक्वेंस से आप पढ़िए। बिहेवियरिस्ट थ्योरीज आपको आनी चाहिए इन ऑर्डर टू रिमेंबर और अंडरस्टैंड गैनीज थ्योरी। तो आप मेरे YouTube चैनल टीचिंग लर्निंग विद श्वेता को सब्सक्राइब करिए और उसमें जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको आप सीक्वेंस में ज़रूर फॉलो करिए, तो दिस कॉन्सेप्ट विल गेट क्लियरर टू यू। So see you in the next video lecture. I'll be coming with a new theory of learning in my next lecture. So stay connected, follow and subscribe, and have a nice day. Thank you.